जान क्यों लोग फूड टेक पढ़ते हैं, जान क्यों वो इसी पे मरते हैं, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों। फूड बिन जीने में रखा क्या है, फूड तो जिंदगी जिलाता है। लोग छिप छिप के फूड टेक पढ़ते हैं, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों। बहुत बहुत खुशामदीद। एक बार फिर से आपका स्वागत है ज़ीरो लर्निंग एकेडमी में। मैं हाज़िर हूँ आप सभी के लिए अपने दूसरे इस वीडियो के साथ। इससे पहले कि हम आगे की जो चर्चा है वो शुरू करें, उस पर जो है नज़र डालें, मैं बहुत ज़्यादा मतलब अल्फाज मेरे पास है नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ आप सब लोगों का। आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को लाइक किया, बहुत सारे लोगों ने उसको जो है सब्सक्राइब किया, व्यू किया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से मैं बोल रहा हूँ सच में। और ये एक है ना कि एक एनर्जी सी आती है, एक हिम्मत सी बनती है। वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो बस ऐसे ही शुरुआत होती है हर एक सफ़र की। जब आप शुरू में घर से निकलते हैं तो आप तन्हा होते हैं, अकेले होते हैं, कोई आपके साथ नहीं होता है। लेकिन जब मालिक की कृपा होती है, उसका करम होता है, तो तमाम लोग जो है वो आपके साथ जो है जुड़ जाते हैं और ये सफ़र जो है शुरू हो जाता है। मैं वीडियो चेक कर रहा था एक्चुअली, कहीं ऐसा तो ना हो ये रुक गया हो। सो इट इज़ वर्किंग एक्चुअली। तो पिछले वाले जो वीडियो था, जो लास्ट वाला वीडियो था, वो एक ही वीडियो जो शुरुआत की थी, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आखिर जो फूड टेक्नोलॉजी बेसिकली, उस पर बहुत ज़्यादा ना फोकस करते हुए मैंने कुछ अपने जर्नी के बारे में बताया था और बहुत सारी तमाम बातें, जो सिस्टम चल रहा है एक्चुअली एजुकेशन का जो सिस्टम चल रहा है जगह जगह कॉलेजेस में, अलग अलग स्टेट्स में चल रहा है, उस पर हमने जो है बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे कि बजाय इसके कि सीधे सीधे एक टॉपिक उठाएं, क्योंकि मेरा जो स्टाइल है वो है नहीं एक्चुअली वैसा। मैं ये मानकर चलता हूँ कि बिल्कुल क्रोनोलॉजी होना चाहिए, मतलब ज़ीरो के बाद 1 आना चाहिए, है ना। ज़ीरो के बाद जो है 1 आना चाहिए, 1 के बाद 2 आना चाहिए, 2 के बाद 3 आना चाहिए। सो दिस इज़ माई फिलॉसफी ऑफ टीचिंग। तो शुरुआत से जो है स्टार्ट करते हैं, जो बेसिक्स है वाई फूड टेक्नोलॉजी, है ना। भाई मान लो एक बाज़ार है ना, एक बाज़ार जो है, जो मैंने शायद हो सकता है पिछले वाले वीडियो में एग्जांपल दिया हो कि अगर कोई इंसान कोई प्रोडक्ट बेच रहा है कि भैया ये 10 रुपये का 2 है, या 3 रुपये का एक है, या 20 रुपये का 2 प्रोडक्ट है, या 30 रुपये का है, तो जो कंज्यूमर है, जो सामने वाला है, जो आपके जिसके लिए आप जिसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो उसको पता तो सही हो, उसको पता तो हो ना कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसका फ़ायदा क्या होगा उस बंदे को। वो अगर आपका प्रोडक्ट जो है परचेज़ कर लेगा तो उसको फ़ायदा क्या होगा, है ना। तो वो तमाम चीज़ें जो है, वो हर एक चीज़ का जो जवाब है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। वाई फूड टेक्नोलॉजी, आखिर क्या वजह है, आखिर फूड टेक्नोलॉजी ज़रूरी क्यों है ना। जो अगर मान लो मैं किसी को एंडोर्स कर रहा हूँ, मैं चूँकि है ना, वो जो इंसान जिस फील्ड से होता है उसकी वकालत करता है, बहुत ही जेन्युइन सी बात है, और आप सभी लोग जानते हैं ना। अगर कोई इंसान जो है वो हिंदी से भी होगा तो वो हिंदी की वकालत कर रहा हो, करना भी चाहिए, है ना, करना भी चाहिए। तो फूड टेक्नोलॉजी इम्पॉर्टेंट क्यों है, ज़रूरी क्यों है, ये कुछ बेसिक पॉइंट, जो मेजर पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स और हो सकते हैं, आपको समझाने के लिए कि फूड टेक्नोलॉजी ज़रूरी क्यों है, फूड टेक्नोलॉजी की अहमियत क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है। एक बड़ी ही बेसिक सी बात है कि तमाम जो लोग हैं, जैसे हमने लास्ट वाले वीडियो में जो मैंने बात करी थी कि इंसान अपने खाने के लिए, है ना, वो इंसान अपने गांव से शहर जाता है। इंसान जो है वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अपने घर को छोड़ देता है और बाहर पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है ना, जैसे हम आए हुए हैं, है ना। तो मंजिल जो है वो कहते हैं ना कि मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, और गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं।
तो घर से निकले मंजिल मिल ही जाएगी, मालिक ने चाहा, है ना। तो फूड एक ऐसी बेसिक चीज़ है कि बिना फूड के कोई ज़िंदा नहीं रह सकता है ना। खाना, वो कहते हैं ना, और खाने के बारे में ये भी कहा गया है कि भूखे भजन ना होए गोपाला। अगर कोई किसी की आराधना कर रहा है, कोई किसी की जो है प्रेयर कर रहा है ना, तो वो प्रेयर जो है वो प्रेयर भी नहीं होगी जब आपके पेट में जो है खाना नहीं है ना, उसमें भी मज़ा नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली फूड के सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स को अगर जान लेंगे ना, अगर उस प्रॉब्लम को समझ लेंगे आप, तो मेरा विश्वास करिए आपको ये पता चल जाएगा कि फूड टेक्नोलॉजी ज़रूरी क्यों है, और फिर उसको जो है पढ़ने में भी मज़ा आएगा, है ना, उसको समझने में मज़ा आएगा, है ना। क्लास में बैठे होंगे तो आपको लुत्फ़ आएगा, आपको इन्जॉय फील होगा, आपको जो है एक फ़न फील होगा, आपको लगेगा यार पढ़ क्यों रहे हैं, है ना, कि यार मतलब बिना वजह के अगर कोई काम करता है तो उसमें मज़ा आता है क्या, है ना। तो वजह ज़रूरी है ना। तो वजह जान लेते हैं पहले कि फूड सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उन्हीं प्रॉब्लम्स का जो सल्यूशन है ना, जो फूड सिस्टम में प्रॉब्लम है, उन्हीं प्रॉब्लम्स का जो सल्यूशन है वो दैट इज़ एक्चुअली गिवन बाय फूड टेक्नोलॉजी। तो फूड टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है? फूड टेक्नोलॉजी एक सल्यूशन है, ये बात याद रखिए आप, ठीक है ना। फूड टेक्नोलॉजी क्या है? फूड टेक्नोलॉजी इज़ अ सल्यूशन बेसिकली, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द फूड सिस्टम, और somehow not particularly related to the food system, but जो ह्यूमन सोशल लाइफ है ना, ह्यूमन सोशल लाइफ है, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं जो फूड से जुड़ी हुई हैं, है ना, खाने पीने से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है आपकी पोस्ट हार्वेस्ट लॉस की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एक मिनट मैं एक चौक ले लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का मतलब होता है फूड की जो कमोडिटी है, सबसे पहले क्या होती है, किसान जो है वो फसल को जो है वो सो करता है, उसका बीज लगाता है, फसल बड़ी होती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब वो उस फसल को काटता है, मतलब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है। तो हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्ट जो टर्म है, इसका मतलब है हार्वेस्टिंग के बाद, तो फ्रॉम फार्म से लेकर कंज्यूमर के बीच में, है ना, फार्म से लेकर कंज्यूमर तक जो लॉस होता है बेसिकली, उस लॉस को हम क्या कहते हैं? पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कहते हैं। बात समझ में आ गई? और बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये इस प्लेटफॉर्म के शुरुआत करने की जो सबसे बड़ी वजह है, जो मेन रीज़न है ना, वो मेन रीज़न यही है कि जो बहुत ज़्यादा चीज़ें लोगों ने हवा बना रखा है ना, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स कर रखा है कि भैया ये तो बड़ी ख़तरनाक है, और बच्चे बेचारे इतने डर जाते हैं और ये सोचते हैं कि यार ये शायद ये हमारे बस की खीर नहीं है। बच्चे जो है वो घबराते हैं, कहते हैं यार ये हमारे बस की कहानी नहीं है, पता नहीं क्या वाला है यार, पता नहीं कैसे ही होता होगा, ये कुछ नहीं है, समझ रहे हो। मैं हूँ ना यहाँ पे, तो बस टेंशन ना लो, ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी को जो है हलवा और दलिया बना के आपको खिला देंगे चम्मच से, ठीक है, और इंशाल्लाह जो है वो ज़िंदगी भर याद रहेगी आपको, समझ रहे हो। दुनिया में सबसे आसान जो सब्जेक्ट है ना, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, सबसे आसान सब्जेक्ट है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रटना कुछ नहीं है। अगर आप ह्यूमैनिटी पढ़ रहे हो ना, अगर आप ह्यूमैनिटी पढ़ रहे हो तो आपको डेट्स याद रखनी है कि भाई कोई जो है वो मुग़ल्स जो है वो भारत में कब आए, ब्रिटिशर्स कब आए, कब चलेगा, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है, डेट से याद रखनी है, क्योंकि वो स्टैटिक डेटा है। स्टैटिक डेटा का मतलब क्या है? वो डेटा चेंज नहीं हो रहा है। हालांकि यहाँ भी बहुत सारे डेटा हैं स्टैटिक हैं, लेकिन उसमें टेक्निकलिटी होती है। अगर आपको स्टेप 1 क्लियर है तो आप ऑटोमेटिकली स्टेप 2 पर पहुँच जाओगे, अगर आपको स्टेप 3 क्लियर है तो आप ऑटोमेटिकली स्टेप 4 पर पहुँच जाओगे। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये मेरी बात आप ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको एक गुरु मंत्र देता हूँ। अगर आप कहीं पर भी, आपको कोई भी आपको साइंस पढ़ा रहा है और टेक्नोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं आप, वेदर आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, अगर आपको कोई चीज़ हो रही है ना, तो कैसे हो रही है, अगर इस चीज़ का आपको जवाब नहीं मिलता है तो मेरा विश्वास करिए आप साइंस नहीं पढ़ रहे हो। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है कि वो क्यों हो रही है, तो मेरा विश्वास करिए आप साइंस नहीं पढ़ रहे हो। अगर वो कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है ना, ये सब चीज़ें क्लियर नहीं है, जितने भी आपके वाई, वेयर, वैन, हाउ, ये सब क्लियर नहीं है ना आपके, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है,
किस पर्पस के लिए हो रही है, तो आप साइंस पढ़ ही नहीं रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो साइंस इन्हीं सब चीज़ों का जवाब देती है, ठीक है। तो एक एक करके हम जो पॉइंट्स है डिस्कस करेंगे, बहुत बढ़िया से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे प्रॉब्लम है फूड सिस्टम से एसोसिएटेड क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस की। मतलब किसान जो है उन्होंने बेचारे ने, किसान ने फसल काटी। अब फसल काटने के बाद क्या हुआ, फसल काटने के बाद वो फसल जो है वो उसने फॉर एग्जांपल उसने 100 क्विंटल, उसकी जो फसल निकली वो 100 क्विंटल निकली, और वो पहले उसने जो है वो मान लो कहीं स्टोर कर दिया, अपने नॉर्मल किसी गोडाउन में स्टोर कर दिया या किसी स्टोरेज हाउस में कर दिया स्टोर वगैरह। पहुँचते पहुँचते जब वो लेवल टू लेवल पास होने के कंज्यूमर के पास पहुँची, तो कंज्यूमर के पास पहुँचते पहुँचते उसका जो अमाउंट है मान लो 100 से रह गया वो 70 क्विंटल, है ना। उसने हार्वेस्ट कितने का किया था, 100 क्विंटल का। और किसान ने 100 क्विंटल का हार्वेस्ट किया, और जो कंज्यूमर है उसके पास पहुंचते पहुंचते वो कितना रह गया, 70 क्विंटल रह गया, 70 क्विंटल रह गया। तो 100 माइनस 70 कितना हो गया, 30, है ना। तो जो गैप है ये 100 माइनस 70 30, तो 30 क्विंटल आपका क्या हो गया, ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो गया। बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल था। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें हमारे भारत में हो रही हैं जिन पर मैं पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बहुत ज़्यादा जो है मैंने बोला था कि मुझे बड़ी चीज़ें चुभती हैं कि यार हम क्यों नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे भारत के अंदर लगभग टोटल अगर मिला लें, मतलब जो हमारी कमोडिटीज़ होती हैं फूड की, वो 3 कैटेगरी में बांटते हैं हम उनको, है ना। मतलब हमारे जो ड्यूरेबल्स होते हैं, मतलब जो नॉन पेरिशेबल्स होते हैं जिनमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है, और हमारे सेमी पेरिशेबल्स होते हैं, पेरिशेबल्स होते हैं। तो टोटल अगर हम हिसाब लगा लें तो लगभग 25 से लेकर 30%, है ना। हालांकि एक रेंज आप देखोगे तो आपको रेंज जो है वो बहुत सारे जो है लिटरेचर में आपको जो है 10 से लेकर 20%, 25%, 30% मिलेगी। तो इतना ज़्यादा हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है इंडिया के अंदर। और अगर पेरिशेबल में आप बात करोगे, पेरिशेबल का मतलब है कि आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में जो हमारा लॉस होता है ना, वो लगभग 30 से लेकर 40% होता है। हालांकि और भी ज़्यादा होता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह आ जाती है डेटा में, तो बहुत ज़्यादा होता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे यहाँ जो कोल्ड चेन फैसिलिटी है, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उतना ज़्यादा डेवलप है ही नहीं। और शायद यही रीज़न है कि भारत सरकार ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे नाबार्ड के थ्रू क्या है, वो लोग सब्सिडी देते हैं, है ना। अगर आप कोल्ड स्टोर एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो यू विल गेट दी 50% सब्सिडी बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस की। और ये जो लॉस होता है, जो हमने बात करी कि साहब के टोटल मिला के हमारा 10 से लेके 25% हो रहा है, और हमारा टोटल जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में है वो हमारा करीब 30 से लेकर 40% हो रहा है। तो अगर इसको रेवेन्यू में काउंट करेंगे ना, इसको अगर रेवेन्यू में काउंट करेंगे तो ये इतना रेवेन्यू बनता है, इतना रेवेन्यू जनरेट करता है ये, कि एक बड़े स्टेट को चलाने के लिए, इसकी जो रकम है, इसका जो रेवेन्यू है, वो एक बड़े स्टेट को चलाने के लिए काफ़ी है 1 साल तक के लिए। जैसे यूपी हमारा, बिहार हमारा। तो आप सोच सकते हैं कि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है, और इसके नुकसान बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं। जैसे मार्केट के अंदर जो कमोडिटी है वो कम हो जाएगी, तो कमोडिटी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी। भाई अगर मान लो कि 1000 क्विंटल जो है पैदा हुआ, जिनमें से जो है वो 30% ख़राब हो गया, तो 1000 का 30% कितना हो गया, 1000 का 30% 300 हो गया, है ना। 300 ख़राब हो गया, 700 बचा। अब मार्केट के अंदर माल अगर कम पहुंचेगा तो डिमांड बढ़ेगी कि नहीं, डिमांड बढ़ेगी। और डिमांड अगर बढ़ेगी प्रोडक्ट की तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। और महंगाई बढ़ जाएगी, और महंगाई का सीधा इफेक्ट किस पर होगा, आम कंज्यूमर पर होगा, ठीक है। तो ये पूरा चक्र बना हुआ है, ठीक है। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करने के लिए सबसे बड़ा रोल जो कौन प्ले करता है, we can control and we can devise lots of technologies so that we could control or we could reduce even the post harvest losses that is happening in the fruits and vegetables and other food commodities is by food technology. Lots of interventions, बहुत सारे interventions हुए हैं, बहुत सारे technologies भी बनी हैं और बन रही हैं। प्रिजर्वेशन की टेक्नोलॉजी, कोल्ड स्टोरेज की टेक्नोलॉजी, जैसे एक टेक्नोलॉजी है जो हालांकि अभी इंडिया में मार्केट लेवल पर नहीं आई है, वो अभी रिसर्च स्केल पर ही है, आइसोकोरिक फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी।
जो आमतौर पे जो हमारी फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी जो चलती है, जैसे जो हमारे नॉर्मल जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, वो सारे के सारे कांस्टेंट प्रेशर फ्रीजिंग पर जो है काम करते हैं। आइसोबैरिक फ्रीजिंग सिस्टम कहलाते हैं वो, समझ रहे हो? तो वो सारे के सारे कांस्टेंट प्रेशर पे काम करते हैं। तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर काम करेगी। और रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि आइसोकोरिक फ्रीजिंग में जो क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल या क्वालिटी फूड रहती है वो बहुत ज़्यादा बेटर रहती है। अल्टीमेटली आप पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम कर पाए। ये एक एग्जाम्पल था, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो पहले फिलहाल हम लोग जो है वो एक एक करके क्या डिस्कस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम को डिस्कस कर ले रहे हैं कि भैया प्रॉब्लम क्या है। देखो रिसर्च में क्या है ना, रिसर्च में बेसिकली अगर आप रिसर्च कर रहे हो, है ना, अगर आपने प्रॉब्लम को अच्छे से फाइंड नहीं किया ना तो आप रिसर्च कर ही नहीं सकते हो। कर ही नहीं सकते हो मतलब किसी हाल में नहीं कर सकते आप। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सही फाइंड करना, समझ रहे हो? तो अगर एक बार आपने प्रॉब्लम सही फाइंड कर ली तभी आप सही सोल्यूशन तक पहुंच सकते हो, सही समाधान तक पहुंच सकते हो। और आजकल पहले के टाइम में क्या था, पहले के टाइम में यह था कि प्रॉब्लम, ये अगर प्रॉब्लम है तो ये सोल्यूशन है, ठीक है। आजकल जो बात हो रही है वो आजकल सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं लोग, सिर्फ सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, आजकल बात कर रहे हैं सस्टेनेबल सोल्यूशन की। बात समझ में आ रही है? तो आजकल जो है वो मतलब अगर हम ये कह दें कि साहब ये तमाम चीज़ें जो हैं, इन तमाम चीज़ों का जो सोल्यूशन है वो हमारा क्या है, फूड टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, फूड टेक्नोलॉजी। तो आज के टाइम में सिर्फ ये कहना सोल्यूशन की बात करना ये काफ़ी नहीं है ना। आज के टाइम में सस्टेनेबल सोल्यूशन की बात हो रही है कि टिकाऊ सोल्यूशन क्या है जो हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी मिलेगा। तो एक जो समस्या है वो फूड सिस्टम से रिलेटेड पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है। दूसरी बड़ी समस्या है जो ह्यूमन सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है, माल न्यूट्रिशन की। बहुत ही बड़ी समस्या है और इतनी बड़ी समस्या है कि आपको अगर बताया जाए तो यू वोंट बिलीव इवन कि जो स्टैटिस्टिकल डेटा है, अभी मैंने इस पर थोड़ा सा गो थ्रू किया था लास्ट कुछ दिन पहले। मेरे एक कलीग हैं, उनके साथ में इस पर एक चैप्टर भी आ रहा है माल न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन हेल्थ पर। तो उस पर हम लोगों ने एक चैप्टर जो है इंटरनेशनल पब्लिकेशन में किया है, तो उस बहाने से थोड़ा सा गो थ्रू करने का मौका मिला। तो एक्चुअली माल न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है। माल न्यूट्रिशन मतलब कि कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन वो न्यूट्रिशन की कमी से या फिर न्यूट्रिशन की ज़्यादा होने की वजह से वो ग्रसित है। तो ज़्यादातर क्या है, ज़्यादातर जो दिक्कत है वो अंडर न्यूट्रिशन से आती है। तो माल न्यूट्रिशन को हम कहते हैं अंडर न्यूट्रिशन, और दूसरा टाइप क्या होता है ओवर न्यूट्रिशन। ज़्यादा खा लिया तो दिक्कत हो गई, है ना, ज़्यादा न्यूट्रिएंट पहुंच गया तो दिक्कत हो गई, है ना। और उसका दूसरा वाला टाइप क्या है, अंडर न्यूट्रिशन, कम आपने न्यूट्रिएंट लिया है, आपको मिनरल्स कम मिले हैं, आपको विटामिन्स कम मिले हैं, है ना, आपको जो है वो जो दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स से कम मिले हैं, तो उसकी वजह से क्या हो गया है, अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो गई है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और आप अगर देखोगे भारत के अंदर ये सबसे बड़ी समस्या है। मतलब इतनी बड़ी समस्या है कि हमारे भारत के अंदर जैसे मैंने बताया कि आपको कि एक रिसेंट एक स्प्रिंगर पर एक चैप्टर जो हम लोगों ने लिखा है, मैंने अपने कलीग के साथ, तो उसमें उसके बहाने से कुछ आर्टिकल्स वगैरह जो इंटरनेशनल लेवल के पढ़ने को मिले, तो उसमें बड़ा ही खूबसूरत से मैंने पॉइंट पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक्चुअली देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं एक्चुअली। तो उसके बाद में जो लाइन लिखी थी दैट देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, अगर कमी है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की कमी है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद मुझे लाइन वो आई। और उसमें उसका जो मतलब था ना, उसका मतलब ये था कि यार एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनको बहुत कम न्यूट्रिशन मिल रहा है और वो अंडर न्यूट्रिशन से जो सफ़र कर रहे हैं, है ना, एनीमिया हो गया, आयरन की कमी, एनीमिया हो गया, ठीक है, खून की कमी हो गई, एनीमिया हो गया। और बहुत सारे केसेस में हमारी जो भारत में हमारी जो हमारी जो महिलाएं हैं वो एनीमिया की कमी से उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, इवन उनकी डेथ तक हो जाती है, उनके बच्चे की डेथ हो जाती है। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। तो ये क्या है, ये अंडर न्यूट्रिशन का एक एग्जाम्पल है। और इसी सिक्के का जो दूसरा पहलू है, इस सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ओवर न्यूट्रिशन लेते हैं, मतलब उनको जो है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके अलावा ले रहे हैं, तो उसके अलावा लेने से क्या हो रहा है, उनको दिक्कत क्रिएट हो रही है। बात समझ में आ रही? तो ये सब चल रहा है। तो असल में मतलब एक तरफ कम ले रहे हैं, एक तरफ ज़्यादा ले रहे हैं। तो रिसोर्सेज की कमी कहाँ है? रिसोर्सेज की कमी है ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन की कमी है एक्चुअली।
है ना, डिस्ट्रीब्यूशन की कमी है। तो इसीलिए जो अंडर न्यूट्रिशन से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो ये भी एक समस्या है और जिसका समाधान फूड टेक्नोलॉजी ने किया है। एक टेक्नोलॉजी है फोर्टिफिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना, जो फूड से लोग हैं वो इस टर्म के बारे में जानते होंगे। तो क्या क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट जो फोर्टिफाई कर दिए गए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बना दिए गए हैं फोर्टिफिकेशन से। जैसे एक नमक आता है, पहले क्या था, पहले आयोडीन की कमी को फुलफिल करने के लिए उन्होंने नमक के अंदर क्या किया, आयोडीन मिला दिया, ठीक है ना, आयोडीन मिला दिया। अब क्या है, अब नए रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग क्या है, आईसीएमआर ने क्या किया हुआ है, उन्होंने आयरन भी इनकॉर्पोरेट कर दिया, क्योंकि आयरन, नमक जो है वो एक ऐसा जो है वो फूड है जो आप सब्जी चाहे सब्जी खाओ, आप जो है वो मीट प्रोडक्ट्स खाओ, फिश खाओ, नमक तो आप डालोगे, है ना। तो इसलिए उसको जो है वो आयरन को इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो दिस इज थ्रू बाय दिस फोर्टिफिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके की समस्याएं हैं और लोग काम कर रहे हैं, फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कोई फाइबर इनकॉर्पोरेट कर रहा है, विटामिन डी इनकॉर्पोरेट कर रहा है। तो बहुत सारे सोल्यूशन जो है वो इस समस्या को, जो कि मालन्यूट्रिशन प्रॉब्लम है, इसका निवारण करने के लिए वो बनाए जा रहे हैं बाई वेरियस लेवल्स। बहुत सारे लैब्स बना रही हैं, बहुत सारे फूड साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है इसमें लगे हुए हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इनएफिशिएंट। तो नेक्स्ट हम जो बात कर रहे थे, वो थर्ड हमारा जो प्रॉब्लम है वो इनएफिशिएंट फूड प्रोसेस ऑपरेशंस, है ना। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजीज़ जो आती हैं, तो वो एक पुरानी टेक्नोलॉजी हो जाती है, उसको रिप्लेस करके नई टेक्नोलॉजी आती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझें, कंप्यूटर में, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है, पहले वो डुअल कोर आता था, उसके बाद में कोर टू डुओ हुआ, उसके बाद में जो है वो i3, i4, i5, i7, i9, है ना। तो एडवांसमेंट होते चले जाते हैं। तो फूड में बहुत ज़रूरत है एडवांसमेंट की। जो इनएफिशिएंट ऑपरेशंस हैं फूड के, जो इनएफिशिएंट जो प्रोसेसेस हैं, यूनिट ऑपरेशंस हैं, जैसे कि एक कंपनी है जो स्विट्ज़रलैंड बेस्ड कंपनी है, विच इज़ आई थिंक यहाँ पे लिखते हैं इसका नाम, रोंडो। तो रोंडो एक कंपनी है जो बहुत सारी मशीनें फूड प्रोसेसिंग के लिए, खासकर से स्नैक्स के लिए बनाती है। और भारत में ये स्विट्ज़रलैंड बेस्ड कंपनी है और भारत में बहुत सारे जो इसके क्लाइंट्स हैं, जो बहुत सारे इसकी मशीनें जो है वो चलाते हैं, परचेस करते हैं, चाहे वो आपके हल्दीराम वाले हो गए या पार्ले हो गया या और भी जो स्नैक्स वगैरह की इंडस्ट्री में मार्केट में है, वो सारे के सारे इसी करते हैं। तो ये लोग जो है वो टाइम टू टाइम क्या करते रहते हैं, उसको टेक्नोलॉजी को जो है वो इम्प्रोवाइज़ करते रहते हैं, उसमें जो है इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है फूड टेक्नोलॉजी जो इसका सोल्यूशन फाइंड करती है। फूड वेस्ट बहुत बड़ी दिक्कत है फूड वेस्ट की, और इतनी बड़ी दिक्कत है कि इस फूड वेस्ट की वजह से एक नया एक रिसर्च का डोमेन जो फूड में इस्टेब्लिश हुआ है, हालांकि बहुत पहले से काम हो रहा है, फूड वेस्ट यूटिलाइजेशन, है ना। तो मतलब एज पर द लेटेस्ट डेफिनेशन कहते हैं कि नथिंग इज़ द वेस्ट। असल में कुछ वेस्ट है ही नहीं, और जाहिर सी बात है यार, वेस्ट असल में वही होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, जिसकी टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं होता है, जिसके इस्तेमाल के बारे में पता नहीं होता है। जैसे आज से पहले मान लो, आज से हज़ारों साल पहले मान लो हम एक प्लांट की अगर बात करें, स्टीविया की अगर बात कर लें, तो मतलब उसको तो कोई जानता नहीं था, है ना। तो वो एक तरीके से जो है वो इसका यूटिलाइजेशन ज़ीरो था, है ना। तो जब उसके यूटिलाइजेशन के बारे में पता लगा कि भैया ये जो इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है काफ़ी कम होता है ना, और ये डायबिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, हालांकि उसमें कुछ दिक्कतें होती हैं बिटरनेस वगैरह की, वो एक अलग चीज़ है। तो कहने का मतलब है जब तक पता नहीं होता है तब तक हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो फूड वेस्ट की बहुत बड़ी दिक्कत है, और इसीलिए जो जैसे मैंने बताया कि नया डोमेन जो जिस पर लोग काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम चल रहा है फूड वेस्ट यूटिलाइजेशन पर। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की इंडस्ट्रीज़ हैं, उससे बहुत सारा वेस्ट होता है ना, पील वेस्ट होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपका जो है वो डाइट्री फाइबर है ना, बहुत ज़्यादा जो है वो जो पॉलीसेकेराइड मटीरियल वगैरह है, तो वो उसमें वेस्टेज चला जाता है। तो अब ये काम चल रहा है कि किस तरीके से उस फूड वेस्ट को हम यूटिलाइज़ करके प्रोडक्ट में जो है इनकॉर्पोरेट करें, है ना। तो उसमें जैसे एक रिसर्च का जो डोमेन है यूटिलाइजेशन में, वैल्यू एडिशन, है ना। तो जो वैल्यू एडेड फूड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं लोग, उसमें अलग अलग वैल्यू ऐड करके कोई जो है कैरेट का पाउडर ऐड कर दे रहा है, कोई फाइबर ऐड कर दे रहा है ना, कोई मौसम्बी का पील ऐड कर दे रहा है, कोई जो है वो अनार का जो है वो जो पोमेस है एक्चुअली, जो मौसम्बी का या ऑरेंज का, वो ऐड कर दे रहा है। तो ये सब चल रहा है आजकल। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसका जो समाधान है किसके पास है, फूड टेक्नोलॉजी के पास है। पैकेजिंग मटीरियल बहुत बर्निंग इशू है, और इतना बर्निंग इशू है कि ये समस्या बना हुआ है। और अभी मेरे ख्याल से भारत सरकार ने एक बड़ा ही जागरूकता
दिखाते हुए जितने भी सिंगल यूज़ वाले पैकेजिंग मटेरियल्स हैं प्लास्टिक के, वो सारे के सारे जो है वो ख़त्म कर दिए हैं, और धीरे धीरे जहाँ नहीं हुए वो भी हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। और पैकेजिंग मटेरियल मतलब जो अभी जो मार्केट में जो प्लास्टिक के हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसीलिए काम इस बात पर चल रहा है कि बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल कैसे बनाया जाए। जैसे पिछले कुछ सालों में आईआईटी खड़गपुर ने और आईआईटी मद्रास ने कुछ पैकेजिंग मटेरियल बनाए हैं। इन्होंने जो कोकुम्बर पील वगैरह से बना। अरे सर जो तेरा चकराए और दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए रे काहे घबराए। अरे सुन सुन सुन, अरे बाबा सुन, इस फूड टेक में है बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए रे काहे घबराए।